अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गयूर और फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 4 है हमारा। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। आज कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर क्या होता है। तो कूलम्ब साइंटिस्ट का नाम है और लॉ लिखा हुआ है। तो लॉ से तो हम ये समझ सकते हैं कि ये मतलब साइंटिस्ट जो भी चीज़ें कहते हैं उसमें से ज़रूरी नहीं होता सारी चीज़ें सही हों। जैसे कि अगर साइंटिस्ट ने कोई बात कही तो उसमें से अगर 70% चीज़ें सही हैं तो और 30% चीज़ें गलत हो गई, जो बाकी के आने वाले साइंटिस्ट ने उनको सही करा, तो उसको हम थ्योरी कहते हैं। और जो चीज़ सही हो और बाकी के आने वाले साइंटिस्ट ने भी उसको सही माना, उसको हम लॉ कहते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है थ्योरी और लॉ के अंदर। कूलम्ब्स लॉ, वैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस, ऐसे चार्जेस पढ़ रहे हैं जो रेस्ट के अंदर हो, हम ऐसे चार्जेस पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो अब कूलम्ब लॉ आया, तो कूलम्ब लॉ भी चार्जेस के दरमियान क्या फोर्स होती है क्या फोर्स नहीं होती, वो हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी। किसी भी चीज़ की मिकदार क्या कहलाता है? किसी भी चीज़ की मिकदार आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे कि आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो ये क्या है? इसके मैग्नीट्यूड्स है। 10 है, 30 है, 20 है, इस तरीके से। सही है, ये इसके क्या है? मैग्नीट्यूड्स हैं। अब मैंने कहा मैग्नीट्यूड 10 मैग्नीट्यूड, 20 मैग्नीट्यूड, 30 मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है। इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसके मैग्नीट्यूड में फ़र्क है, इसकी क्वांटिटी में फ़र्क। सिंपल मैग्नीट्यूड का वर्ड का मतलब होता है क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की मिकदार। तो हम ये जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, ये हम मैग्नीट्यूड के अंदर ले सकते हैं। जैसे कांस्टेंट वैल्यूज़ जितने भी हमारी नंबर्स होते हैं उसको हम मैग्नीट्यूड ही कहते हैं। लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या किस फोर्स का वर्ड इस्तेमाल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसी फोर्स जो रेस्ट के चार्जेस पे लगे, ऐसी फोर्स जो रेस्ट के, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। अब हम फोर्स पे आ गए, तो ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत जो रेस्ट के चार्जेस पे लगे, उसका मैग्नीट्यूड। सही, फोर्स, ऐसी फोर्स जो उन चार्जेस पे लगे जो चार्जेस रेस्ट के अंदर हो, जैसे Q1, जैसे क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स लग रही है, इस फोर्स के बारे में, जो दोनों एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं, ये किस ताकत, ये किस फोर्स से करीब आना चाह रहे हैं, इसकी बात की गई है यहाँ पे। द मैग्नीट्यूड या वो क्वांटिटी, वो मिकदार ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स जिससे करीब आना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं। ऑफ अट्रैक्शन, भाई करीब आना चाहेंगे तो अट्रैक्शन होगा, वो भी फोर्स से करीब आ रहे हैं तब भी किसी फोर्स से आ रहे हैं, और इसी तरीके से ये दोनों सिमिलर होंगे। तो दूर जाना चाहेंगे, दूर जो जाएंगे वो भी किसी न किसी फोर्स से जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अट्रैक्शन, वो फोर्स अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की हो, है तो फोर्स। सही है, जिस फोर्स से करीब आ रहे हैं, जिस फोर्स से दूर जा रहे हैं, उस फोर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है, ये चार्जेस रेस्ट के अंदर है, तो इनके करीब आने के दूर जाने की फोर्स की हम बात कर रहे हैं, भले से वो अट्रैक्शन की हो, भले से वो रिपल्जन की हो। ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान। अब पॉइंट चार्जेस का मैं आपको बताऊंगा पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है। दो पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं कि कोई भी दो चार्ज है, उन दोनों के आपस की बात कर रहे हैं कि अट्रैक्शन की फोर्स है, रिपल्जन की फोर्स है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको मसला होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आगे वर्ड इस्तेमाल है कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। सही, प्रोपोर्शनल हम किसी रिलेशन को कहते हैं। प्रोपोर्शनल हम किसी क्या कहते हैं? रिलेशन को कहते हैं। कि जैसे मैं एक रिलेशन बताऊं कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो पेट्रोल का रिलेशन है महंगाई के साथ, तो पेट्रोल बढ़ा, महंगाई बढ़ गई। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये हमारा प्रोपोर्शनल शो करता है, ये रिलेशन शो करता है, इसको हम कहते हैं द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये हमारा प्रोपोर्शनल शो करता है। प्रोपोर्शनल कह लें या इसको आप रिलेशन भी कह लें, कि दो चीज़ों का आपस में रिलेट, मतलब दो चीज़ें आपस में क्या रिलेशन करती हैं, कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो गई, दूसरी चीज़ इंक्रीज़ होती है नहीं होती, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई, तो ये आपस में एक दूसरे से लिंक रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, इन लोग आपस में रिलेशन है। तो इस साइन को हम कहते हैं द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए, दो तरह के ताल्लुक़ होते हैं। एक तो ये कि फ़र्ज़ करें आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी,
तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ गई। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट रिलेशन है। एक और रिलेशन होता है, उसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। उसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। जैसे कि इस तरह लिखें कि कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो इसको एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो गाड़ियाँ कम चलेंगी। सही है। अब आप यहाँ पे गाड़ियाँ ले लें कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ेगी तो गाड़ियाँ कम चलेंगी। तो देखें, एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ क्या हो रही है? इंक्रीज़। एक रिलेशन ये भी होता है। एक रिलेशन मैंने आपको इससे पहले बताया, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन था। कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, उसको कहेंगे डायरेक्ट रिलेशन। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और गाड़ियाँ कम चल रही हैं, तो ये इन्वर्स रिलेशन है। सही है। ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये क्या है? इन्वर्स रिलेशन। देखिए, इसको आप लिखने से भी पहचान सकते हैं कि जो चीज़ें सामने सामने लिखी हुई हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। और ये क्या रिलेशन है? कि अगर आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी तो गाड़ियाँ क्या चलेंगी? गाड़ियाँ कम चलेंगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन है कि आपने कोई चीज़ बढ़ाई और दूसरी चीज़ कम हो गई। ये इन्वर्स रिलेशन लिखने का भी बहुत आसान तरीका है कि ये फ्रैक्शन में लिखा जाता है, इन्वर्स में लिखा जाता है। ये साइन ना डायरेक्टली का है, ये साइन ना इन्वर्सली का है, ये साइन रिलेशन शो कर रहा है कि क्या रिलेशन है दो चीज़ों। तो यहाँ पे डायरेक्टली और इन्वर्सली का वर्ड इस्तेमाल है, इस वजह से मुझे कुछ रिलेशंस और कुछ प्रोपोर्शनल्स बताने पड़े। तो अब हम डेफिनेशन में वापसी चलते हैं। तो लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इससे हम क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अमाउंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भले से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की हो, भले से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी अट्रैक्शन की हो, ये रिपल्जन है, रिपल्जन की हो या अट्रैक्शन की हो। देखिए, रिपल्जन हो या अट्रैक्शन हो, किसी ना किसी फोर्स से वो करीब आ रहे हैं, किसी ना किसी फोर्स से वो दूर जा रहे हैं। क्योंकि हम स्टैटिक चार्जेस पढ़ रहे हैं, जो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट की हालत में हो, तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। ऐसी फोर्स जो रेस्ट की हालत में चार्जेस पे लगे, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ऑफ टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, सही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। कि सिंपल मैं आपको बताऊं, पहले डेफिनेशन से अगर हम ये देखें, जो हमने प्रोपोर्शनल्स पढ़े, कि डेफिनेशन ये कहती है कि प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। क्या लिखा हुआ? प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल कौन सा? डायरेक्टली वाला है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। देखिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दो चार्जेस की बात की जा रही है। ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब दो चार्जेस हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलेट करता है फोर्स से, या फोर्स डायरेक्टली रिलेट करती है चार्जेस से। ये यहाँ पे कुछ बना के लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्वांटिटी डिपेंड करती है, भले से वो फोर्स अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की है, फोर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इन दोनों चार्जेस की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है इस फोर्स के ऊपर। यही समझ लें कि इस फोर्स की क्वांटिटी डिपेंड करती है चार्जेस के ऊपर। कि जब फोर्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। या ये समझ लें कि चार्ज आपके चार्जेस जो आपके हैं, चार्जेस क्या है? मजबूत होंगे ज़्यादा। जब चार्जेस क्या होंगे? ज़्यादा मजबूत होंगे। जब चार्जेस बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे तो वो बहुत ज़्यादा ताकत से एक दूसरे से दूर जाएंगे या एक दूसरे के करीब आएंगे। सही है। तो यही तो मैंने कहा कि ये दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म, ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ताकत से दूर जाएंगे। सही है। तो जितना ज़्यादा इन दोनों का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इन दोनों का अमाउंट ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा ताकत से ये खींचे जाएगा। ये जितनी ज़्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगी। सही है। जितने बड़े चार्जेस उतनी ज़्यादा रिपल्जन, और जितने बड़े चार्जेस उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन। तो ये पहली लाइन का मतलब उम्मीद है कि समझ में आ गया ऑफ देयर चार्जेस। अब दूसरी लाइन में लिखा हुआ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका किस्सा तमाम करके हम दूसरी लाइन पे जाते हैं कि दूसरी लाइन ये कह रही है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको पता है हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से। फोर्स
इस इन्वर्सली मतलब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इन्वर्सली आपको पता है फ्रैक्शन में लिखते हैं, इन्वर्स फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन में इन्वर्स फॉर्म में लिखते हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की कोई ना कोई फोर्स है। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ा दूं, आप खुद बताएं, अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं तो फोर्स जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दो चार्जेस ऐसे रखे हुए करीब करीब, सही है, इनके दूर आपस में दूर जाने की ताकत ज़्यादा है, सही है। इसी तरह ये दो चार्जेस मैंने दूर दूर रख दिए, अब इनकी जो दूर जाने की ताकत है, रिपल्जन की फोर्स है, वो कम हो गई। तो देखिए आपका जो डिस्टेंस है ना, वो डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर। और कैसे डिपेंड कर रहा है कि जब आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही समझ लें कि जब आपका फोर्स डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस इंक्रीज हुआ होगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि जब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, फासला बढ़ाएंगे, तो जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज़ में कमी आएगी। जैसे कि फर्स्ट हम नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम घर से दूर जाते हैं तो नेट के सिग्नल कम होंगे या ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है कम होंगे, तो वो कुव्वत कम हो जाएगी। एक किसी भी चीज़ की ताकत उसकी रेंज के अंदर होती है। जब हम उसकी फोर्स डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे, फासला बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसकी फोर्स कम हो जाएगी। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि ये स्क्वायर क्यों आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इस वजह से आ रहा है कि दो चार्जेस होते हैं, हमेशा दो चार्जेस की बात की जाती है। इन दोनों के दरमियान का जो, अब इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों का जो दरमियान का डिस्टेंस है वो डी है, सही है। पर ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है। क्या बोला मैंने, ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है करीब आने की। एक डिस्टेंस इसका होगा, एक डिस्टेंस इसका होगा, तभी तो यहाँ पे, या इसको आर से ले लें, देखेंगे इधर आर लिखा हुआ है। पहली बात ये कि आर और डी में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर मैं डिस्टेंस के लिए आर इस्तेमाल करूँ या डिस्टेंस के लिए डी इस्तेमाल करूँ, बात एक ही है, पर हम आर से समझ लेते हैं। इधर देखें कि दो चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स ये इस पे लगा रहा है और एक फोर्स ये इस पे लगा रहा है। देखिए दो अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, तो इस वजह से हम जो इसके दरमियान का डिस्टेंस आर है, तो दो अलग अलग फोर्सेस की वजह से हम डिस्टेंस को स्क्वायर लेते हैं, सही है। डिस्टेंस का क्या लेते हैं, स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमें पूरी डेफिनेशन जो है हमारी, वो फॉर्मूला हमें लिखा देती है वैसे कि पहली लाइन मतलब पहला सेक्शन जो डेफिनेशन का है वो हमें बताता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हो या रिपल्जन की हो ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाइड फॉर्म से, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिस्टेंस। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस से, मतलब इन्वर्स रिलेटेड करती है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए हम इसकी छोटी सी डेरिवेशन पे जाते हैं। कूलम्स लॉ हो गया। कूलम्स लॉ के अंदर, कूलम्स लॉ को हम इन लाइंस के अंदर लिख दें तो कूलम्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। तो पूरी इंग्लिश इसके अंदर है। तो बहरहाल अब छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि डेरिवेशन से हम फार्मूला बनाते हैं और फार्मूला डेरिवेट किया जाता है। तो फार्मूला ऐसे नहीं बन जाता, फार्मूला रिलेशन से बनता है कि भाई कि फोर्स बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहा है, अगर चार्ज की क्वांटिटी, चार्ज मजबूत होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी आपस की। दो चार्जेस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अगर दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फोर्स ज़्यादा होगी। तो आपके फॉर्मूले जो जनरेट होते हैं, फॉर्मूले जो ड्राइव किए जाते हैं, डेरिवेशन जो की जाती है वो रिलेशन की बुनियाद पर की जाती है। जैसे कि फोर्स रिलेट करती है आपके प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस से, और फोर्स आपकी रिलेट करती है डिस्टेंस से। ये डायरेक्टली कर रही है, ये इन्वर्सली कर रही है, रिलेट तो कर रही है। अच्छा देखिए अब अभी नई चीज़ सीखेंगे, कंबाइनिंग का मतलब क्या होता है। अब मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूंगा। मैं लिखूंगा कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। मैं लिखूंगा कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। कंबाइनिंग का मतलब समझ लें, कंबाइनिंग का मतलब ये होता है बहुत आसान कि जो चीज़ रिपीट हो रही है ना उस चीज़ को एक दफ़ा लिख दें, और जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही उसको वैसे ही लिखें जैसे लिखी हुई है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि फोर्स जो है वो दो जगह है, तो फोर्स को कितनी दफ़ा लिखूंगा, एक दफ़ा लिखूंगा। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितनी दफ़ा, दो दफ़ा, तो उसको कितनी दफ़ा लिखूंगा, एक दफ़ा लिखूंगा। कंबाइन कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा, कंपेयर नहीं कर रहा। अच्छा देखें पहली वाली इक्वेशन क्या, न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है और डिनोमिनेटर के अंदर
कुछ नहीं लिखा हुआ, वो 1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से दूसरी वाली एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमिनेटर के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ और डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है। इसके अंदर न्यूमिनेटर की, इसके अंदर डिनोमिनेटर की, तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फिल हो जाएंगे। तो उसको इस तरह समझें कि न्यूमिनेटर की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, Q1 अपनी ही जगह पे आ जाएगी, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर की जगह खाली थी, इसकी डिनोमिनेटर की जगह क्या थी, खाली थी। इसकी डिनोमिनेटर की जगह खाली थी तो इसके अंदर डिनोमिनेटर की जगह थी, तो ये डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह मैंने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, इसको कहते हैं कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस। अब एक बहुत रफली चीज़ है कि क्या होती है, हमेशा जब भी ऐसा प्रोपोर्शनल का साइन होता है और हमें इक्वेशंस को आगे बढ़ाना होता है तो हम एक चीज़ का इस्तेमाल लेते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो रिलेशन शो कर रहा है वो जब भी साइन हटता है, क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखा फॉर्मूले में प्रोपोर्शनल नहीं लगा होता, फॉर्मूले में इजिकल्स टू लगा हुआ होता है, सही है। तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो दो चीज़ें आती हैं, इजिकल्स टू आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो इधर कांस्टेंट आपका के आएगा, के आपका इधर कांस्टेंट है, पूरा फॉर्मूला वही आ जाएगा। देखें जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इजिकल्स टू और कांस्टेंट आता है। जिस तरह आपने ये वाली इक्वेशन करी होगी 9 के अंदर कि ये इक्वेशन आप इधर कर रहे थे तो आप इधर एक कांस्टेंट लेके आए थे के, फिर आपने कांस्टेंट की वैल्यू इधर एक कांस्टेंट लेके आए थे आप के, फिर आपने कांस्टेंट की वैल्यू दी थी 1 के बराबर, फिर आपने पुट भी कर दी थी। तो बहरहाल जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी रिलेशन दिखाते हैं, रिलेशन दिखाने के बाद आप जब भी रिलेशन का साइन हटाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में रिलेशन का साइन नहीं होता, फॉर्मूले में इजिकल्स टू होता है, तो जब भी हम रिलेशन का साइन हटाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, इजिकल्स टू आता है और कांस्टेंट आता है, सही। अब ये कांस्टेंट कहाँ से आया, इधर कांस्टेंट की वैल्यू देखिए 1 थी, कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई यूनिट होता है। अब यूनिट क्या होता है और वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो लिखते हैं पहले, फिर कांस्टेंट का यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। लेकिन कांस्टेंट का यूनिट याद नहीं करना होता, कांस्टेंट का यूनिट निकालना समझना होता, सिर्फ समझना होता है और ये देखना होता है कि निकालेंगे किस तरीके से। देखिए बात की जाए कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपकी होती है 9 एक्सपोनेंट 9, सही है। अब इसका यूनिट क्या होता है, अच्छा यूनिट की अहमियत ये होती है कि जैसे मैंने लिखा भाई लेंथ है, मैंने लिखा लेंथ 20 है। अब 20 क्या है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 20 मिलीमीटर्स भी हो सकती है, 20 किलोमीटर्स भी हो सकती है। अब देखिए मैं इधर किलोमीटर भी लिख सकता हूँ, मैं इधर आप मीटर भी लिख सकता हूँ, मैं इधर सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं सेंटीमीटर में बात कर रहा हूँ तो बात कुछ और है, मैं मीटर में बात कर रहा हूँ तो बात कुछ और है, मैं किलोमीटर में बात कर रहा हूँ तो बात कुछ और है, सही है। तो यूनिट चीज़ को बताता है कि चीज़ है क्या। तो कांस्टेंट जो है 9 एक्सपोनेंट 9 है, तो इसका यूनिट क्या होगा। देखिए इसका यूनिट फॉर्मूले से निकलता है, तमाम किस्म के यूनिट्स होते हैं जितने भी फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं उन सब के यूनिट फॉर्मूले से निकलते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपने अभी ड्राइव करा था फोर्स का, कि फोर्स बराबर है के जो कांस्टेंट ऊपर लिखा हुआ है Q1 Q2 और R², ये फॉर्मूला आपने ड्राइव करा था। अब मुझे बताएं आपका कांस्टेंट इधर क्या है, कांस्टेंट आपका ये है। तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ यूनिट निकालने का, जिसका आपको यूनिट चाहिए ना उसको सेपरेट करें, ये समझ लें कि उसको वहीं पे रहने दें और बाकी सबको आगे पीछे से सफाया करें। तो फोर्स आपकी अपनी जगह पे रही, कांस्टेंट के आगे पीछे जो चीज़ें वो हटा दें, ये चीज़ें दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके क्या होंगी, डिवाइड होंगी। इसी तरीके से ये क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, बस डॉट लिखते हैं, मल्टीप्लाई होगा। बराबर किसके होगा, के बराबर हो गया। अब सिंपल करें कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स जिसने जनरेट करी थी, फोर्स जिसने इंट्रोड्यूस कराई थी वो न्यूटन साहब थे, तो इसलिए न्यूटन लगता है। R², ये R क्या है, ये R डिस्टेंस शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, और डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है आपका मीटर, क्या होता है, मीटर। तो क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर है तो मीटर के ऊपर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसी तरीके से जो आपका कूलम है, जो आपका चार्ज है, चार्ज हम वही पढ़ रहे हैं आज, चार्ज किसने बताया, चार्ज का लॉ किसने दिया, कूलम ने दिया ना। तो कूलम का पहला लेटर कैपिटल C होता है, तो इसलिए चार्ज क्योंकि कूलम ने चार्ज बताया तो इसलिए उसका यूनिट क्या होगा, C होगा। जिस तरह फोर्स न्यूटन ने बताई थी तो उसका यूनिट N था, इसी तरह चार्ज कूलम ने बताया तो उसका यूनिट C है, क्योंकि दो C है तो हम C² भी लिख सकते हैं, सही है। अब ये क्या है, ये इस K का यूनिट है, ये इस K कांस्टेंट जो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये K का क्या है, यूनिट है, ये K का यूनिट है। अब K का हम यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन कूलम का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कूलम। तो ये आपका K का यूनिट है। अच्छा एक सवाल ये पैदा होता है, K की वैल्यू आई कहाँ से, K का भी एक फॉर्मूला होता है, K की वैल्यू आई कहाँ से, ये ऊपर से तो नहीं टपकी। K आपका बराबर होता है कांस्टेंट वैल्यू के, कि देखें K आपका बराबर होता है, K जो कांस्टेंट आप इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, K की वैल्यू मैंने लिख दी,
ये तो वैल्यू लिखी है, पर के बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 तो कांस्टेंट है, 4 की कितनी वैल्यूज हो सकती है, 4 के बराबर होगा, 4 किसी के और के बराबर नहीं हो सकता, 4 कांस्टेंट है। इसी तरह पाई सर्कुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, तो पाई की यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू होती है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप कहीं भी निकाल लें, कहीं भी सॉल्व कर लें, इसकी वैल्यू यही रहेगी 3.142। ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो बहरहाल ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट भी आपकी कांस्टेंट है। देखिए एप्सिलॉन नॉट लिखते तो इस तरह है, एप्सिलॉन नॉट, सही, एप्सिलॉन नॉट। और इसको, ये होता क्या है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको समझ लेंगे, परमिशन है फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस एयर, फ्री स्पेस एयर ही होगी वैसे, पर आप फ्री स्पेस लिखे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखें इस परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। देखें ये आपने कांस्टेंट इस्तेमाल करा, ये आपने कांस्टेंट इस्तेमाल करा, अब ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जैसे मैंने लिखा, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्यों कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बताते हैं। इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है समथिंग 8.85 एक्सपोनेंट -12। इसका भी कोई यूनिट होता है, जो अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा किस तरह निकालेंगे, याद नहीं करेंगे। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि एप्सिलॉन नॉट उसको पढ़ते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। देखिए मुझे बताइए दोनों चार्जेस कहाँ पे हैं। मैंने कहा भाई दो चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, रिपल्जन हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। दोनों चार्जेस कहाँ पे हैं, दोनों चार्जेस एयर के अंदर है ना। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनके दरमियान क्या चीज़ है। जैसे कि मेरे पास दो पेन है, दोनों पेनों के दरमियान क्या है, दोनों पेनों के दरमियान जाहिर सी बात है एयर ही है। अच्छा एयर है, अच्छा दोनों पेन है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अब दोनों के दरमियान एयर है। इसकी बात अलग है, किससे बात अलग है कि अगर यही दोनों चार्ज रखे वो एक दीवार के इस तरफ रखा हुआ और एक दीवार के पीछे रखा हुआ, तो बहुत फ़र्क है ना। बीच में दीवार आ रही है, बीच में सॉलिड चीज़ आ रही है, बीच में एयर का आना और बीच में किसी सॉलिड का आने में बहुत फ़र्क है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, ये एयर का कांस्टेंट है। क्या अगर आप ऐसे चार्जेस की बात कर रहे हैं जो एयर के दरमियान है, बीच में क्या है, एयर है, तो आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, सही है। तो ये एयर के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। अगर आप किसी और चीज़ की बात करते हैं तो फिर आप कोई और वैल्यू पुट करेंगे, वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, बहरहाल वो नहीं है कोर्स में। तो बहरहाल एयर की बात है कि अगर ये दोनों चार्जेस किसके दरमियान है, एयर के दरमियान है, तो इन दोनों के चार्ज के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है। तो एयर की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आपको ये भी कह सकते हैं परमिशन है। ये वैल्यू क्या है, दोनों चार्जेस के दरमियान जो चीज़ है वो, उसके दरमियान जो चीज़ है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर यही दोनों चार्ज लकड़ी के या किसी सॉलिड के आगे पीछे हों तो उसकी बात अलग होगी, एयर की बात अलग होगी। जाहिर सी बात है कि अगर कोई मैग्नेट है और मैग्नेट को आप ऐसे रखें और उस मैग्नेट के दरमियान आप कोई क्या नाम है लोहे की दीवार तो नहीं लेके आएंगे, कोई कंक्रीट की दीवार लेके आए तो उसकी बात अलग है, उस वक्त वो नहीं चिपकेगा। पर अगर कंक्रीट की दीवार आ जाए इतनी मोटी दो मैग्नेट्स के दरमियान, और वही दो मैग्नेट ऐसे एयर में रखे हों, तो उसकी चिपकने की बात अलग है, फोर्स की बात अलग होगी, और अगर दीवार आ जाए तो उसकी बात अलग होगी। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है फॉर एयर के लिए, सही है। तो अब के की वैल्यू कैसे आई, के की वैल्यू आपकी इधर से आई। अब ये सारी चीज़ें मिटाते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं। के की वैल्यू मैंने कहा 9 एक्सपोनेंट 9 है, ऊपर से नहीं आई। ये तीन कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। 4 की वैल्यू कुछ नहीं हो सकती 4 के अलावा, पाई की वैल्यू फिक्स होती, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन नॉट भी आपका कांस्टेंट है फॉर एयर, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो एयर के मुताबिक है, तो बहरहाल एयर का ही पढ़ेंगे हम। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। तो जब आप सारी कांस्टेंट वैल्यूज पुट करेंगे, इधर आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 1 4 2, ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। और इसी तरह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 है समथिंग, 10 एक्सपोनेंट -12 है, हाँ 10 एक्सपोनेंट -12 एक्सपोनेंट -12 पे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी जो ऊपर लिखी है मैंने, 9 एक्सपोनेंट 9, सही है। यूनिट भी मैंने लिखा है। अब एक आखिरी चीज़ रह गई कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालते हैं, फिर आपका ये कूलम्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, देखें
एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो सिर्फ फ्री एयर की बात करता है, वो किसी और चीज़ की बात नहीं करता। सही है। दो चार्जेस आपकी बहुत सी चीज़ों के दरमियान हो सकते हैं। दो चार्जेस किसी सॉलिड के दरमियान भी हो सकते हैं, और दो चार्जेस ऐसा भी हो सकता है कि बीच में सॉलिड हो, थोड़ी सी एयर हो। बहुत सारी इसमें चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल हम ये देखेंगे बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एयर है। तो हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट पुट करते हैं, वो भी कांस्टेंट है। जिस तरह 4 कांस्टेंट है यूनिवर्सल, कि 4 की वैल्यू सिर्फ 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकती, इसी तरह एप्सिलॉन नॉट भी एयर के लिए कांस्टेंट है चार्जेस में। तो अब वही अपना फॉर्मूला लिखते हैं जो हमने जनरेट करा है, Q1 Q2 और आर स्क्वायर। आपको पता है इसकी वैल्यू अभी, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये सिंपल के की वैल्यू के इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात है रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट डॉट मल्टीप्लाई शो कर रहा है Q1 Q2 और आर स्क्वायर। हम क्या कर रहे थे, मैंने कहा था मुझे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए, तो बेटा यूनिट याद नहीं करते, यूनिट निकाला जाता है। आपको जिसका यूनिट चाहिए ना उसको सेपरेट कर दें। मतलब ये था मल्टीप्लाई और ये, सॉरी, ये था डिवाइड हो रहा है। अब कोई बोलेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए मैथमेटिक्स तो हम वैसे नहीं पढ़ रहे, ये था डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल देखा जाता है, ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये नहीं देखेंगे ये इससे क्या हो रहा है, नहीं, ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लोग समझे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इधर आगे डिवाइड ही कर देंगे, नहीं, पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है। अच्छा, ये फोर्स, ये एफ क्या हो रहा है इधर, ये एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1 ऊपर ही है, 4 पाई अपनी जगह पे, फोर्स उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डॉट मल्टीप्लाई शो कर रहा है Q1 Q2, दोनों चार्जेस हैं, आर स्क्वायर। अब आप सिर्फ और सिर्फ इसके यूनिट लिख दें, इस फॉर्मूले के यूनिट लिख दें, इस फॉर्मूले के जो यूनिट होंगे वो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट होंगे। तो आप यूनिट फॉर्मूले से निकालें। तो Q, जाहिर सी बात है, कूलम, हमने पूरा कूलम लॉ पढ़ लिया। चार्ज किसने बताया, कूलम ने बताया, तो जिसने चार्ज बताया उसी का नाम आएगा। जैसे फोर्स किसने बताई, न्यूटन ने बताई, तो जिस साइंटिस्ट ने बताई उसी का तो नाम आएगा। अब देखें, क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 1 का कोई यूनिट नहीं है, 4 पाई का भी कोई यूनिट नहीं है, सही है। इसी तरह न्यूटन का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। और ये क्या, आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस शो कर रहा है, तो आपने मीटर स्क्वायर लिख दिया। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया। तो ये क्या है, आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और यूनिट आखिर में लिख देते हैं बस। देखें, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए, 8.85 एक्सपोनेंट माइनस का 12 कूलम का स्क्वायर न्यूटन, इधर मल्टीप्लाई और मीटर। तो ये पूरी आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।